तो वेलकम फ्रेंड्स टू मेरे यूट्यूब चैनल बोजॉन हिक्स। आज हम 41 से 60 क्वेश्चंस करेंगे पीजी 2002 में आए हुए पेपर में। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अ सोर्स एक्स ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड 8 बीट्स विद अ सोर्स ऑफ 250 हर्ट्ज एंड 12 बीट्स विद अ सोर्स ऑफ 270 हर्ट्ज। द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स एक्स, कोई सोर्स एक्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी पूछा हुआ है। 250 से कोई एक्स सोर्स 8 बीट्स लेता है एंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 270 है वहाँ से एक्स 12 बीट ले रहा है। तो इस एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू हम 258 रख दें और इसका डिफरेंस ले लें तो 8 बीट निकल के आ रहा है। और अगर यहाँ पे भी 258 रख दें और इसका डिफरेंस ले लें तो 12 बीट्स दे रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, 258 हर्ट्ज। ओके, चलिए नेक्स्ट। इफ द वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रिंग टू बी इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर ऑफ 2 देन टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी मेड। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला पता है, n इक्वल टू 1/2L T अपॉन म्यू। म्यू क्या है? यूनिट मास, मास ऑफ यूनिट लेंथ म्यू। ओके, T इज टेंशन, L इज लेंथ। तो अगर हम वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू बी इंक्रीज बाई अ फैक्टर 2, इसको अगर फैक्टर 2 से इंक्रीज कर दें, जैसे कि ये n ना रह के अब क्या हो गया, 2n हो गया। तो ये सारा कांस्टेंट है 1/2L, 1/2L वैसे ही रहेगा। और जो t है वो पूछा है, t1 इसे ले लेते हैं और इसको t2 हो जाता है तब, और म्यू इससे डिवाइड कर दें। दिस इज 1 इक्वेशन, दिस इज 2 इक्वेशन, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईटा अपॉन 2n अपॉन दिस इज अंडर रूट t1 अपॉन t2। यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे, इस n से n कैंसिल, 1/4 इक्वल टू t1 अपॉन t2। तो t2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 टाइम t1, 4 टाइम t1 हो गया। तो इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 4 टाइम। ओके, नेक्स्ट। क्वालिटी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिकल साउंड डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है? वैसे तो साउंड, म्यूजिकल साउंड की जो 3 मेन क्वालिटीज़ होती हैं वो होती है पिच, इंटेंसिटी एंड टिम्बर। ओके, अगर ये सारी एक फ्रीक्वेंसी पे मिल रही है, मतलब कि अगर इनका ओवरलैपिंग हो रही है, तब सबसे अच्छा साउंड हमें मिलता है। तो इसका मतलब उसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स ज़्यादा होनी चाहिए। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होंगे उतना ज़्यादा म्यूज़िक अच्छा होगा। नेक्स्ट, व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्लेन सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एट अ एंगल ऑफ पोलराइजेशन देन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टिव रेज आर। अगर कोई अनपोलराइज लाइट है, वो सरफेस पे पड़ रही है और कौन से एंगल पे, पोलराइजेशन पे, जो पोलराइजिंग एंगल बनता है उस पे, आई पी पे पड़ रही है, तब पार्शियली पोलराइज होगा और इधर जो रिफ्लेक्टेड होगा वो प्लेन पोलराइज होगा। इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा हमें पता है। अगर पोलराइजिंग एंगल पे पड़ रहा है तो म्यू इक्वल टू tan IP होता है। अगर tan IP को हम क्या लिख सकते हैं, sin IP अपॉन cos IP। और स्नेल्स लॉ से भी हम लिख सकते हैं sin I अपॉन sin R, sin I अपॉन sin IP अपॉन sin R। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, cos IP इक्वल टू sin R मिल जाएगा। और दिस cos IP अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस IP लिख सकते हैं, cos IP को इक्वल टू sin R। तो यहाँ से कितना आ गया, 90 माइनस IP इक्वल टू R आ गया। और यूजिंग दिस हमें क्या मिल रहा है, R प्लस IP इक्वल टू 90 डिग्री मिल रहा है। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं, ये पूरा दिस इज होल 180। अगर ये दो एंगल 90 डिग्री बना रहा है तो दिस एंगल, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टिव वेव इज व्हाट,
180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, यूजिंग ब्रिस्टल्स लॉ हमने ये क्वेश्चन किया है। चलिए नेक्स्ट, अ स्टार एमिटिंग लाइट विद अ वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इज गिवन 5000 एंगस्ट्रॉम is coming towards the earth with the speed v equal to 1.5 into 10 to power 6 meter per second. The change in wavelength of the radiation received on the earth will be, तो डेल्टा लैम्डा हमें निकालना है, वेलोसिटी पता है 1.5 इंटू 10 टू पावर 6, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 इंटू लैम्डा इज 5000 एंगस्ट्रॉम। सॉल्व कर देंगे, दिस इज 2 डिवाइडेड बाई 25 100 and this is 1 upon 100 into 2 5 0 0 100, so 25 angstrom. So option 4 is correct. Next, after how much time a body will come to rest, the displacement in meter will change with the time t in seconds according to the equation y इक्वल टू -2/3 टी स्क्वायर प्लस 16 टी प्लस 2 दिया हुआ है हमें। वो पूछ रहा है कितने समय बाद वो बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। तो मतलब कि जब रेस्ट पे आ रही है, रेस्ट का मतलब क्या है, वेलोसिटी बिकम 0। तो जो पोजीशन दी हुई है उसको हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो वेलोसिटी आ जाएगी, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, dy/dt। फर्स्ट डेरिवेटिव विद टाइम इज व्हाट, -4/3 t प्लस 16 इक्वल टू हमें क्या रखना है, 0 रखना है फॉर रेस्ट। इसको सॉल्व कर लेंगे, t की वैल्यूज निकाल लो, तो इक्वल टू 4/3 t इक्वल टू 16 आ जाएगा, t इक्वल टू 12 सेकेंड्स, तो 12 इक्वल 3, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, 12 सेकेंड बाद हमारी बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ जार कंटेनिंग वाटर, व्हेन आइस मेल्ट्स देन द लेवल ऑफ वाटर। कोई वाटर पीस ऑफ आइस है, अगर ये मेल्ट हो रहा है तो इसका वाटर लेवल क्या होगा, विल नॉट चेंज आएगा। किससे, आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है, जब कोई बॉडी किसी वाटर में डुबोई जाती है तो उसका जो वेट होता है, जो वाटर डिस्प्लेस करेगा, उसका वेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, उस पर लगने वाले बॉयंसी फोर्स के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ सोप बबल इज गिवन अ चार्ज देन, सोप बबल है, इस पे अगर चार्ज दे दिए हमने, सारा पॉजिटिव चार्ज दिया है, किसी एक तरीके का ही दिया हुआ है, डिफरेंट नहीं दिया हुआ है। अगर ये चार्ज दिया है तो इसमें रिपल्सिव फोर्स लगेगा, सेम चार्ज है, रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब उसका जो रेडियस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, साइज जो है वो इंक्रीज होगा। कब तक इंक्रीज होगा, जब तक कि उसका सरफेस टेंशन के बराबर ना हो जाए, रिपल्सिव फोर्स के सरफेस टेंशन के बराबर ना हो जाए। तो अगर चाहे पॉजिटिव चार्ज दें या निगेटिव चार्ज दें, फॉर सेम चार्ज द साइज ऑफ सोप बबल विल इंक्रीज, so it expands. Okay, option 2 is correct. Next, the potential on a surface of charged sphere of radius 5 is 10 volt. V is 10 volt of a 5 meter sphere. The potential at its center will be, potential पूछा है उसके सेंटर पे, उसके सेंटर पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, हमें इक्वल टू पता है क्या होता है, -dV/dr होता है, और ये भी पता है सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E क्या होगी, 0 होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होगी, अगर डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जो डिस्टेंस के साथ हम डेरिवेटिव ले रहे हैं वो अगर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, V कांस्टेंट हुआ, तो इसका मतलब जो पहले था पोटेंशियल वही रहेगा, मतलब 10 वोल्ट ही रहेगा। ओके, रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है सेंटर पे, तो पोटेंशियल वही रहेगा, इसका मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट, 10 वोल्ट्स। नेक्स्ट, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल
a charge plus q is placed at each corner of the triangle, the intensity of the electric field at the centroid of the triangle. यहाँ पे हर जगह प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा है और इसके सेंट्रॉइड पे पूछा गया है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई ए इक्वल टू ई बी इक्वल टू ई सी होगा. मानते हो? सेम चार्ज है, सेम डिस्टेंस है, सेम इंटेंसिटी होगी, ई ए ई बी ई सी. ई बोल दूँ इनको, ठीक है. अगर ये वेक्टर हैं तो वैसे भी दिख रहा होगा, 3 वेक्टर हैं और वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन सेम मतलब कि अपोजिट में है, तो इसका मतलब ये 0 होगा. दूसरा मेथड भी प्रूव करके देख लेते हैं. जैसे कि हमारे पास ऐसा कुछ बना, ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिए, एक्स एंड वाई. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, दीज ऑल आर ई बिकॉज दीज ऑल आर सेम. तो यहाँ पे क्या है, दिस इज 90 डिग्री, ओके, बट दिस होल इज 120 डिग्री. This is also a 120 degree and this is also a 120 degree and the angle is, this is 90 degrees, so this is 30 degree and this is also 30 degree. So the component of E in y axis, x axis is what, E cos 30. Same is with this, E cos 30, and with y axis E sin 30. And for this also E sin 30, this E sin 30 both are in same direction, and this E cos 30 and E cos 30 in opposite direction. So these two are cancelled out, and these two, these and these two in opposite direction, so these should be equal. E, if अगर ये दोनों इक्वल हुए तो इसका मतलब 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है. तो E इक्वल होना चाहिए E साइन 30 के प्लस E साइन 30 के. दिस इज व्हाट, E साइन 30 इज 1/2 and this is also 1/2. So this is E and this is E also. So these both are in the opposite direction but the magnitude is same. So this is also cancelled out. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट. नेक्स्ट, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड अ चार्ज सरफेस ऑफ अ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज सिग्मा इज. तो पूछा गया है इलेक्ट्रिक प्रेशर कितना होगा. हमें पता है चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया दिया हुआ है, क्या है, सिग्मा है, ओके. और E इक्वल टू क्या होता है इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है. और पूछा क्या गया है, हमें प्रेशर पूछा गया है. F/A इक्वल टू प्रेशर होता है, प्रेशर होता है. और F इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड QE होता है. तो इन टर्म्स ऑफ QE मैं F की जगह पुट कर दूंगा QE अपॉन A. So this Q upon A is what? Charge per unit surface area. This is sigma. तो sigma into E, और E की वैल्यू फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन मैं पुट कर सकता हूँ sigma into sigma upon 2 epsilon naught. So this is sigma square upon 2 epsilon naught. Okay, so the pressure is sigma square upon 2 epsilon naught. So option 2 is correct. Now next, resultant capacitance of the system of a capacitor as shown in फिगर बिटवीन A एंड B. इधर B में देखना है तो ये दो जो कैपेसिटेंस है ये किस में है, सीरीज में. सीरीज में है तो 1/C इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1. सो C इक्वल टू 1 आ गया. इन दोनों का इक्वल टू क्या हो गया, दिस इज 1 μF. ओके, नाउ दिस 1 एंड दिस 1 किस में है, ये किस में हो गया, पैरेलल में हो गया. सो इफ दीज बोथ आर 1 and 1 इज पैरेलल, ओके. तो इन दोनों को पैरेलल कर दिया तो C कितना आ गया हमारे पास, 1 + 1 इज 2 μF आ गया. यहाँ का
अब क्या हुआ है, दिस एंड दिस, ओके, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, अब हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है वो कैसा आया है फॉर दिस टाइप। कुछ इस तरीके का, ये कितना हो गया है 2 एंड दिस इज ऑल्सो 2 म्यू एफ, दिस इज ऑल्सो 2 म्यू एफ एंड दिस इज 1 म्यू एफ, दिस इज ए एंड दिस इज बी, कुछ इस तरीके का बन गया। अब ये दोनों किस में हो गए, सीरीज में हो गए, तो सीरीज के लिए फिर से 1/सीरीज 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1, तो सी इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, 1 म्यू एफ। नाउ दिस इज कन्वर्ट इनटू दिस A and B, this is 1, this is also 1, these are all in parallel, so C equal to 1 plus 1 equal to 2 mu f, okay, so option 2 is correct. Next, if the distance between parallel plates of a capacitor is halved and dielectric constant is doubled, then the capacitance will C इक्वल टू फॉर्मूला होता है K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, कैपेसिटर है, K डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट पता है, A इज एरिया एंड D इज डिस्टेंस, ओके। नाउ बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर इज हाफ, D को क्या बोल दिया, नाउ C डैश हमारे पास क्या आ रहा है, D का हाफ कर दिया है, एंड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डबल्ड, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2K एप्सिलॉन नॉट A हो गया है, तो C डैश हमारे पास कितना आ रहा है 4K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इज C, तो 4C, तो हमारे पास C डैश जो आया वो कितना हो गया इंक्रीज्ड 4 टाइम, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट, डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस, हमारे पास फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, तो यहाँ से रो कितना आ जाएगा R इंटू ए अपॉन एल, R इज रेजिस्टेंस का हमें पता है क्या होता है डायमेंशन ML2 T माइनस 3 A माइनस 2, एंड फॉर एरिया L स्क्वायर, फॉर लेंथ L इज L, सो ML3 T माइनस 3 A माइनस 2, सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अगर आर्क रेजिस्टेंस का नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में लिखा हुआ है, वहाँ पे मैंने बताया। तो नेक्स्ट करते हैं, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द नर्वस, द मैन क्या होगा, इज एक्साइटेड, क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास होंगे, चार्जेस पास होंगे नर्वस सिस्टम से, तो मैन क्या होगा एक्साइटेड होगा, ओके। नाउ नेक्स्ट, फ्यूज वायर मस्ट हैव, कैसा होना चाहिए फ्यूज वायर, लो रेजिस्टेंस होना चाहिए और लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, तभी तो जब हाई वोल्टेज आएगी तो वो क्या होगा, फ्यूज कट हो जाएगा, ओके, एंड द इलेक्ट्रिसिटी विल कट आउट, ओके। कैसा होना चाहिए फ्यूज, बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट का होना चाहिए और लो रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ अ कॉपर वायर इज रिस्ट्रिक्टेड to making it 0.1% longer, the percentage increase in resistance will be, okay, लेंथ स्ट्रेच किया 0.1% लॉन्गर करा है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पूछा गया है, ओके। तो सपोज L A एंड R क्या है, इनिशियल लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टेंस हो गया, ओके, और ये इनिशियल पॉइंट्स हो गए, इनिशियल्स बोल देते हैं, और L डैश A डैश एंड R डैश हम क्या ले लेते हैं फाइनल, ओके। सो L डैश हमारे पास कितना आया 0.1% स्ट्रेच किया है, तो L प्लस 0.1% ऐड कर देते हैं L का, ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1.001 L, इतनी आ गई हमारे पास फाइनल लेंथ स्ट्रेच होने के बाद। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, V डैश इक्वल टू V है, यहाँ पे कितना हो गया एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ हो गया, एरिया हमारे पास नो चेंज, लेंथ में चेंज आया, इन टर्म्स ऑफ L लिख दिया,
दिस इज ए इंटू एल, ही आ गया। नाउ ए डैश पता चल गया यहाँ से, ए डैश कितना आएगा, ए अपॉन 1.001, ओके, कैंसिल। नाउ 1.001 इज डाउन साइड। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या आएगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर डैश इक्वल टू रो एल डैश अपॉन ए डैश, अभी जो हमने पहले देखा था। नाउ ये जो फाइनल वैल्यूज हैं हम इनको इनिशियल्स में चेंज कर रहे हैं, तभी हम आर लिख सकते हैं उनको। तो रो एल डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज 1.001 इंटू एल, एंड ए को क्या लिख सकता हूँ, ए अपॉन 1.001, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.001 का होल स्क्वायर बन गया, एंड यहाँ पे रो एल अपॉन ए विच इज इक्वल टू आर हो जाएगा। तो आर डैश हमारे पास कितना आ गया, 1.002 इंटू आर, ये आया। परसेंटेज इंक्रीज साफ साफ दिख रहा होगा, ये हमारे पास फाइनल वैल्यू और दिस इज आर इज इनिशियल वैल्यू। तो परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, इंक्रीज में हम क्या करेंगे, माइनस करके डिवाइड कर देंगे इनिशियल वैल्यू से। तो आर डैश माइनस आर अपॉन आर इंटू 100 होगा। परसेंटेज ऑफ इंक्रीज, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज वैल्यूज पुट कर दो, 1.002 माइनस आर इज व्हाट 1, ओके, एंड अपॉन आर is also 1, means now r is common here, r is common into 100, करेक्ट। सॉल्व कर देंगे, कितना परसेंट आएगा, 0.2% ओनली। तो 0.2%, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट है, ओके। नाउ नेक्स्ट, इन द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय अ मीटर ब्रिज द नोन एंड अननोन रेजिस्टेंस आर इंटरचेंज टू एलिमिनेट विच काइंड ऑफ एरर, एंड एरर, ओके। मीटर ब्रिज में चेंज करते हैं जब रेजिस्टेंस, तो किस लिए चेंज करते हैं, एंड एरर को हटाने के लिए, ओके। चलिए नेक्स्ट, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मेजर किसको मेजर करता है, करंट को मेजर करता है। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ इन द सर्किट शोन इन फिगर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट, लैडर सर्किट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लैडर सर्किट बोलते हैं, ओके। इसको सॉल्व करने के लिए ट्रिक है। तो इसमें होता क्या है, ये जो यूनिट है, दिस यूनिट, दिस टाइप ऑफ यूनिट्स मेक द कॉन्टिन्यूस लैडर, ओके। तो हमारे पास कैसा सर्किट बन रहा है, कुछ इस टाइप का, कोई एक यूनिट जो है इस टाइप के यूनिट से मिलकर ही तो ये पूरा सर्किट बना है ना। दिस इज ए एंड दिस इज बी। सपोज वो हमारे पास कुछ आर क्या दे देता है, आर जो हमारा टोटल इक्विवेलेंट जिसे हम बोल सकते हैं, ये आर के बराबर हो गया सपोज, ओके। दिस इज 1, दिस इज 1, दिस इज ऑल्सो 1। इसमें क्या होता है कि जो पूरा इन्फिनिटी है ना, दिस इन्फिनिटी अगर ये आर के बराबर है, तो वो ये जो यूनिट सेल बचा है, मतलब कि ये जो एक अलग से यूनिट बचा हुआ है, वो भी किसके बराबर होगा, आर के बराबर। समझ रहे हो ना, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। हम किसी सागर से एक छोटी सी चीज़ निकाल दे रहे हैं, तो रहेगा तो वो सागर ही ना, आर। उसमें बाद में हम ऐड कर दें तो कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ेगा, लेकिन हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे करनी होती है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आ गया आर। अब ये आर जो है वो इस यूनिट सेल के साथ किस में है, दिस आर एंड दिस आर इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में, फिर बाकी के ये दो किस में आ जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बनाते हैं आर, जो टोटल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, 1 + 1 प्लस आर इन पैरेलल। तो कैसे लिखते हैं, आर इंटू 1 एंड आर प्लस 1, ये आ जाएगा। ऐड करो, आर इक्वल टू 2 प्लस आर अपॉन आर प्लस 1। सॉल्व कर दो पूरा, आर इधर आ जाएगा कॉमन, अब अंदर मल्टीप्लाई, आर स्क्वायर प्लस आर इक्वल टू 2r
plus 2 plus r. Now this r to r cancel and r square minus 2r minus 2 इक्वल टू 0. क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. सॉल्व कर दो, श्रीधराचार्य लगाओ. माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a होता है. बहुत ही फेमस हमारे श्रीधराचार्य जी. चलिए माइनस बी, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 2 and c equal to also minus 2. Now put the values. 2 plus minus b square is 4 minus 4 into ac. A is 1, c is minus 2, so minus minus plus, and this is 8 upon 2 into 1. Now this is 2 plus minus 12 upon 2. This is 4 out of 2 under root 2 becomes 2. Now 2 under root 3 upon 2 कैंसिल. 1 प्लस माइनस रूट 3. तुम्हारे पास वैल्यूज क्या आई? 1 प्लस रूट 3 एंड अदर इज 1 माइनस रूट 3. तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सो ऑप्शन 4 इज मैच्ड. ओके, 1 माइनस रूट 3 तो नहीं है यहाँ पे, रूट 3 माइनस 1 है, तो वो तो गलत हो गया. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. ओके, ऐसे करना है हमें ये क्वेश्चन. ओके, थैंक यू सो मच. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. ओके, थैंक यू.